नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट एनालिसिस ऑफ दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। एंड नाउ एज वी आर मूविंग अहेड, तो हम बात करेंगे इस लेक्चर में वॉल्यूम 1 के चैप्टर 2 पे, जो कि डिस्कस कर रहा है हमारे साथ कि क्या जो हमारी ग्रोथ को या जिस पैटर्न पे हमारी ग्रोथ को लीड कर रहे हैं डेट लेके, मतलब कि कर्ज लेके, तो क्या ये डेट सस्टेनेबल है। मतलब कि क्या अगर हम डेट लेते जाएं या कर्ज लेते जाएं और जिस पैटर्न पे हम उसको अभी यूज़ कर रहे हैं उस पैटर्न पे ही यूज़ करते रहें, तो क्या ये फिजिबल, वायबल, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो हम पाएंगे हाँ, यस, बट नॉट अ वाइस वर्सा। नॉट अ वाइस वर्सा इन द सेंस कि अगर हम ये सोचें कि हम कर्ज बिल्कुल भी ना लें, राइट, और उसके थ्रू हम ग्रोथ को लीड करते रहें, तो हम ये आगे आने वाले टाइम में देखेंगे फ्यूचर स्लाइड्स में कि किस तरीके से पॉसिबल नहीं है, इसका उल्टा। और हम ये भी देख पाएंगे कि कैसे हमारा जो डेट है, जो हम कर्ज ले रहे हैं, वो बहुत सस्टेनेबल मैनर में हम ले रहे हैं, मतलब कि उसको रीपे करने में हमको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट दोस्तों, जिस कंट्री ने 1991 के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में, जो कंट्री इंटरेस्ट पेमेंट देने में फेल ना हुई हो, जिसकी एक जो इमेज है वर्ल्ड लेवल पे वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि हमको कोई भी लोन देने के पहले सेकंड थॉट नहीं रखता है, वो क्यों है, इसको हम वहाँ पे भी देखेंगे। जब हम सॉवरिन रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी सॉवरिन रेटिंग को कम किया जाता है या कम हमें आंका जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ। कुछ कैलकुलेशन पैरामीटर्स इस तरीके से सेट होते हैं कि हमारी सॉवरिन रेटिंग कम हो जाती है, बट देन टू हमको याद रखना चाहिए कि विद द इंटरेस्ट पेमेंट्स वी आर वेरी गुड एट, एंड ऑल्सो आर डेट इज वेरी मच इन अ सस्टेनेबल टारगेट। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कोर्ट के साथ में, कि जिस तरीके से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से सन पानी को उड़ा के ले जाता है, क्योंकि उसको बहुत गुना बढ़ा के हमको रिटर्न करता है, मैनीफोल्ड रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेन। महाकवि कालिदास रघुवंशम जी का ये कोट था। तो इस पूरे लेक्चर में हम यहाँ पे इस पूरे टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हैं, हमको ये समझने की जरूरत है। हम यहाँ पे इस चीज के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार डेट ले रही है, ये हम जानते हैं। अभी हम ये भी जानते हैं कि 9% फिस्कल डेफिसिट तक बढ़ाना है, गवर्नमेंट बोल रही है 7% तक अगले साल इसको कम कर देंगे। ये तो खैर बातें हो गई, और बढ़ तो चुका ही है 9%, ये हमारे सामने फैक्ट है। तो क्या ये जो फिस्कल स्पेंडिंग हम डेफिसिट बढ़ा के, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आपने जो भी पहले लेक्चर में डेफिसिट के बारे में समझा है वो आपको अभी तक याद होगा, जहाँ पे मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट के बारे में बहुत इलेबोरेटली बताया था कि किस तरीके से इसको गवर्नमेंट बोरोइंग भी बोला जाता है। और क्योंकि दोस्तों हमारी सरकार बोरो करके हम पे खर्च कर रही है, इसी कारण से इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। तो ये चैप्टर बेसिकली हमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है और हमारे लिए ये क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है कि कोई बात नहीं, हमारी जो ग्रोथ है ना, ये डेट को सस्टेन कर लेगी इन हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में, क्योंकि हम जो इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं हमारी डेट पे, हमारे कर्ज पे, वो बहुत कम है। इट इज लेस देन इंडियाज ग्रोथ रेट। मतलब कि ऐसी बात हो गई कि अगर मैं किसी से पैसा लेके 5 रुपए कर्जा, उसको अगर 15 रुपए बना पा रहा हूं, और अगर उस पर मुझे 1% का ब्याज भरना पड़ रहा है, तो मुझे सेकंड थॉट देना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसका 1% मैं निकालने जाऊंगा तो हार्डली मुझे उस 5 रुपए पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 रुपए तक का ब्याज भरना पड़ सकता है। क्लियर हो रही बात? बाकी पूरा पैसा किसका हो जाएगा? जो प्रॉफिट है वो मेरा हो जाएगा। तो मुझे लोन लेना चाहिए उस कंडीशन में या नहीं लेना चाहिए? मुझे उस कंडीशन में लोन लेना चाहिए। तो बिल्कुल क्या इंडिया की सिचुएशन आज वैसी नहीं है जिस तरीके से हम देख रहे हैं? अगर हम इंटरेस्ट रेट कम पे कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कम पे कर रही है देन द ग्रोथ रेट, तो हमें बिल्कुल कर्जा ले लेना चाहिए आंख बंद करके। और यही चीज हमें टेक्निकल मैनर में इकोनॉमिक सर्वे समझाएगा बाय द नेम इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। ये एक ऐसा डिफरेंशियल है जो शोकेस करेगा कि कितना ग्रोथ रेट और इंटरेस्ट रेट के बीच में हमारा डिफरेंस है। और ये इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल जितना कम होगा, उतना ही हम ये समझ सकते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट सरपास कर देती है हमारे इंटरेस्ट रेट को, जो कि हम आने वाले टाइम में देखेंगे। अच्छा, अब क्योंकि हमने अपनी कंट्री की भी बात करी,
तो हम इसको एडवांस्ड इकोनॉमीज से कंपेयर करके भी देखेंगे, जहां पे एक्सट्रीमली लो इंटरेस्ट रेट्स पे ये कंट्रीज जा चुकी हैं। अब एक्सट्रीमली लो इंटरेस्ट पे जा चुके होने का मतलब क्या है कि ये कंट्रीज एडवांस्ड इकोनॉमीज इसलिए इतनी ग्रोथ रेट शो कर पा रही हैं क्योंकि बहुत एक्सट्रीमली लो इंटरेस्ट पे ये लोग लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और जिस कारण से हमें इनकी ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि एडवांस्ड इकोनॉमीज में जो एक्सट्रीमली लो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जिस कारण से इनका जो IRGD है वो नेगेटिव चला जाता है। मगर यहाँ पे जो ये IRGD नेगेटिव जाने का कारण है ये इनकी ग्रोथ रेट नहीं है, क्योंकि देखिए हम अगेन दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो आप पे कर रहे हो वर्सेस आपकी ग्रोथ रेट कितनी है। और अगर ग्रोथ रेट सरपास कर रही है आपके इंटरेस्ट रेट को, तब मजे की बात है कि आप उतना ज्यादा ग्रो कर रहे हो कि आपको इंटरेस्ट रेट से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मगर यहां पे उल्टा केस है, एडवांस्ड इकोनॉमीज में ये केस हो गया है कि इंटरेस्ट रेट ही बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, तो ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, मगर फिर भी इनका IRGD बहुत कम है, नेगेटिव में। तो अब समस्या ये है इन कंट्रीज के साथ में कि अब इनकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उस पर आ गई है लिमिटेशंस। और मैं उम्मीद करता हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको पता होगा। मॉनेटरी पॉलिसी हर कंट्री की सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है, जैसे बिल्कुल हमारे यहाँ पे कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी, ठीक है। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी वर्सेस फिस्कल पॉलिसी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिस्कल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, राइट। तो अब सेंट्रल बैंक पे लिमिटेशंस आ गई हैं, क्या कि अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट पे तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इससे नीचे क्या इंटरेस्ट रेट करेंगे। क्लियर हो रही बात, ग्रो करने के लिए। तो यहां पे अब इनकी फिस्कल पॉलिसी को भी रीथिंक करने की जरूरत पड़ रही कि क्या करें। क्लियर हो रही बात। और एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का जिक्र हुआ है दोस्त, तो याद रखना कि फिस्कल पॉलिसी हो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेम रहते हैं। दैट इज कंट्री की ग्रोथ, कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आखिरी में इक्विटी। जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इक्विटेबल मैनर में होना चाहिए। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है हमारी कंट्री में, उसको बेसिक जो चीज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है मेजर, वो है स्टेबिलिटी मेंटेन करने का। इसी कारण से तो RBI का मेजर फंक्शन आज क्या है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का। वहीं अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो उनका मेजर टारगेट क्या होता है, ग्रोथ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के बाद में जैसा कि हम जानते हैं इसने एक बहुत सिग्निफिकेंटली नेगेटिव शॉक दिया है। हमारी डिमांड साइड सप्लाई शॉक हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इसी कारण से जो हमारी अब एक्टिव फिस्कल पॉलिसी होगी वो किस तरीके की होना चाहिए, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वापस से मैं आपको दिखा देता हूं, नेगेटिव शॉक टू डिमांड, एक्टिव फिस्कल पॉलिसी अब क्या होनी चाहिए जो कि फिस्कल मल्टीप्लायर की तरह काम करे, जिससे कि हम इकोनॉमिक बूम की तरफ जा पाए। वो क्या होना चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा हमारा जो IRGD है ये एक्सपेक्टेड है कि ये नेगेटिव रहेगा इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। तो हमारी फिस्कल पॉलिसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इंपेटस दे पाए ग्रोथ को, जिसके कारण हमारा जो डेट टू GDP रेशियो है वो और कम हो जाएगा बजाय बढ़ने के। जी हाँ, वो और कम हो जाएगा, लीड टू लोअर एंड नॉट हाइयर। देखिए, क्योंकि अभी हमें यह डर है कि अगर हमारी फिस्कल पॉलिसी में हम ग्रोथ को इंपेटस देंगे, जैसे अभी हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान पढ़ा, राइट, या पैकेज पढ़ा, जो हमने देखा कि किस तरीके से RBI और गवर्नमेंट मिलके 30 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लेके आती है। फिर हमने देखा किस तरीके से और भी कुछ फिस्कल स्टिमुलस के मेजर हमारी गवर्नमेंट लेके आती है। हमने देखा एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के थ्रू हमारी सरकार किस तरीके से मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इन ऑल हमारी गवर्नमेंट और हमारी RBI चाह रही है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़े ताकि इस शॉक से हम लोग निकल पाएं। और हमने ये भी देखा कि हमारा जो MSME सेक्टर है, जैसे हमने जब माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर जाते देखा था, तो वो सीन हम में से कोई नहीं भूल सकता, राइट, व्हेन इन द स्कॉर्चिंग हीट दे वर रनिंग ऑन देयर बेयर फुट।
तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ये बढ़े, ताकि ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं ये काम कर पाए, तो इनको चाहिए होगा फंड। तो अगर गवर्नमेंट बोरो करके इनको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है, तो यहां तो हम हमारे लिए कर्ज डेवलप कर रहे हैं, तो आगे चल के तो हम यही समझेंगे ना कि विथ रिस्पेक्ट टू आवर जीडीपी हमारी जो डेट है वो तो बढ़ जाएगी, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसको रीपे भी तो हमें ही करना है। तो ये हमें ये समझाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इंपेटस प्रोवाइड करोगे तो आपका डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो उल्टा कम हो जाएगा। मतलब आप इतनी ज्यादा ग्रोथ अचीव कर लोगे कि इंटरेस्ट रेट तो आप यूं ही भर दोगे, या फिर अपना डेट जो है वो तो यूं ही भर दोगे। और इसी तर्ज पे हमें यहाँ पे पढ़ना होगा एक काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, जिसके थ्रू हमें या हमारी सरकार को ग्रोथ को इंपेटस प्रोवाइड करना चाहिए ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न, जो कि अभी टाइम चल रहा है। तो अब देख लेते हैं क्या है ये काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी। देखो, हमें इसमें दो तरीके की साइकिल पढ़ना होगी। पहली तो है प्रो साइक्लिकल और दूसरी है इसके साथ की काउंटर साइक्लिकल, जो हमें फॉलो करनी है, डेट इज एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। देखिए, ये यूपीएससी प्रीलिम्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि आप काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी से क्या समझते हैं। तो ये एक एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी है, सबसे पहला जवाब तो इसका ये होगा। और साथ ही साथ एक कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी भी है, इसका जवाब ये भी हो सकता है। इसको देखेंगे क्यों, क्योंकि ये बात की जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी। जी हाँ, ये बात की जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी। देखिए, काउंटर साइक्लिकल प्रोसेस दोस्तों ये बोलती है कि जब आप रिसेशनरी फेज से गुजर रहे हो, और अच्छा ये तो हम जानते ही हैं ना रिसेशनरी फेज क्या होता है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने देखा था ना कि जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे नेगेटिव हो जाती है। तो जैसे ही जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाती है, हम रिसेशनरी फेज में चले जाते हैं। मतलब कि किस तरीके की कंडीशंस हमारे देश में हो रही होंगी, हम जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रैम्पेंट हो रही होगी, राइट। हमारे यहाँ पे जो डिमांड है वो जनरेट नहीं हो रही होगी। अब डिमांड जब जनरेट नहीं हो रही है तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन रुका होगा, प्रोडक्शन रुका होगा तो यहाँ पे अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, विशेष साइकिल चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने समझा कि ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं रिसेशन में। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है। कैसे? जैसे जस्ट इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एमजी नरेगा में हमारी सरकार ने जॉब्स बढ़ा दी। तो क्यों करा ऐसा? ये ऐसा इसलिए करा ताकि जब इन लोगों को जॉब्स मिलेंगी तो ये लोग खर्चा करेंगे, क्योंकि इनको वेजेस मिलेगी ना एक्स्ट्रा, तो इनकी क्या बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। तो हमारी सरकार ने ये करा तो इससे क्या जनरेट होगी, डिमांड, और फिर बस प्रोडक्शन चालू हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे लोवरिंग डाउन ऑफ टैक्सेस करना जरूरी है। क्यों? ताकि अगेन लोगों के पास इनकम बचे, डिस्पोजेबल इनकम, और वापस ऐसी ही चीजें चालू हों, राइट। लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करें मार्केट में। तो यहाँ पे ये रिसेशनरी फेज जब आता है तब गवर्नमेंट को अपना ये वाला फेज दिखाना चाहिए। कौन सा वाला फेज? जहां पे वो खुद आके होके खर्चा करे। मगर एक्सपांशनरी फेज में गवर्नमेंट को जस्ट इसका उल्टा भी करना चाहिए। डेट मीन कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। मतलब कि अपना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम कर लेना चाहिए और शायद टैक्सेस को भी बढ़ा देना चाहिए। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था मुझसे कि यहाँ पे क्या गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बिल्कुल करने की जरूरत ही नहीं है क्या, जब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाएगी? और ऐसा क्यों करना है? देखो दोस्त, इसका रीजन ये है कि जब आपकी जीडीपी एक्सपांड करती है ना, मतलब कि आपका कौन सा फेज चल रहा है, एग्जैक्टली बूम का फेज। अब ये बूम का फेज क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए दोस्तों हमें ग्राफ के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैं टाइम पीरियड लिख दूं और यहां पे मैं जीडीपी की ग्रोथ लिख दूं या जीडीपी लिख दूं, ग्रोथ रेट लिख दूं, कुछ भी। अब बेसिकली मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब हमारे यहां भले हमारा कोई बिजनेस हो, हमारी इंडियन इकोनॉमी हो, इसमें एक होता है एक्सपांशनरी फेज, एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी फेज। एक्सपांशनरी फेज का मतलब क्या होता है, ये कंडीशन होती है बूम की, जब आपकी इंडियन इकोनॉमी बूम कर रही होती है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में मनी सप्लाई बहुत अच्छा है, राइट। इस टाइम पे इन्फ्लेशन भी बहुत अच्छे लेवल पे होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी फेज, जहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इस फेज में अभी हम चल रहे हैं, राइट। जो हम रिसेशन की बात कर रहे हैं वो यही वाला फेज है।
तो इसी कारण से जब हम बूम की सिचुएशन में रहते हैं, जिसका मतलब है जीडीपी एक्सपांशनरी फेज में, तो गवर्नमेंट को अपनी एक्सपेंडिचर कम कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो वो टाइम पीरियड है जहां पे जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की सोचेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो एक अंबानी जी जैसा व्यक्ति अगर बैठा होगा तो वो तो सोच रहेगा ना कि डिमांड इतनी जनरेट हो रही है, यही तो टाइम है प्रॉफिट कमाने का, मैं क्यों ना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके प्रॉफिट कमाऊं। तो यहां पे अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे, ध्यान रखना खत्म नहीं बोल रहे, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम भी कर दे तो ये अच्छा है, क्योंकि मार्केट तो अपने आप रोल प्ले कर रहा है। समस्या जब हो जाती है जब जीडीपी गिरने लग जाए, नेगेटिव में चली जाए, तो गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए जो उसने करा। तो यहां पे हमको देखने को मिलेगा कि जब गवर्नमेंट काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी को अपनाती है तो ये रिसेशन को सॉफन करता है, मतलब कम करता है। इट मॉडरेट्स द एक्सपांशन देयर बाय डिक्रीजिंग फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस साइकिल, और बिजनेस साइकिल अभी हमने देखी तो ये बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस को भी कम करता है। अगर हिस्ट्री में भी हम काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का रेलिवेंस देखें, जो कि आप अपनी आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो, बेसिकली जब हमारे पे फेमिन्स या फिर ड्रॉट लाइक सिचुएशन आती थी तो हमारे जो इंडियन किंग्स हुआ करते थे वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स के लिए प्राइवेट सेक्टर की इस तरीके के मेजर्स काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के यूज किया करते थे। इन इकोनॉमिक थ्योरी ऑल्सो इन इफेक्ट इट मेक्स द सेम रिकमेंडेशन, जैसे कि जब रिसेशनरी ईयर आए तो गवर्नमेंट को एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनानी चाहिए। और इसी कारण से मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे, मैं उम्मीद करता हूं आप पहचान पा रहे हो कि ये कौन है एग्जैक्टली, ये है जॉन मेनार्ड कीन साहब। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, गवर्नमेंट शुड यूज इट्स हैवी हैंड, तो गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड मोर देन ड्यूरिंग एक्सपांशनरी टाइम्स। जब ऐसी काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी को यूज किया जाता है तो इससे स्टेबलाइजेशन मेजर्स ज्यादा स्ट्रेंथन होते हैं। वहीं जब अच्छा समय चल रहा हो तो गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपनानी चाहिए। तो इस तरीके से हमने इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करी। इसी चीज को इकोनॉमिक सर्वे ने नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले से समझाया है। देखो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तो याद होगा ही बहुत अच्छे से कि हम नेशनल इनकम को किन 3 मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड, सेकेंड वन इज इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड या मैं बोल लूं ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। यहां पे हमको एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू बताया गया है कि किस तरीके से यहां पे रिसेशनरी फेज में नेट इफेक्ट देखने को मिलता है। देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हो क्या रहा है, यहां पे ये जो सी है ये किसका कंजम्पशन दिखा रहा है, लेट इट बी द कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड। फिर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किसका इन्वेस्टमेंट है, लेट इट बी द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये जो जी है ये क्या है, ये है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। ये एक्स और एम क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस फॉर्मूले के थ्रू हम एक चीज देख सकते हैं, क्या कि हमारे यहां पे जो प्राइवेट कंजम्पशन हो रहा है, मतलब कि ये कंजम्पशन जो हाउस होल्ड कर रहे हैं ये क्या हुआ है, कम हुआ है, तो लोअर प्राइवेट कंजम्पशन हुआ। हमारे यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा रिसेशनरी फेज में हमारी इकोनॉमी जा चुकी है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ कम हो रहा है। वहीं हमारे यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट ने परफॉर्म किया है वो आउटवे कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट, मतलब हमने इंपोर्ट कम किया है बजाय एक्सपोर्ट करने के, तो ये एक अच्छी सिचुएशन है। मगर उसके बाद भी अगर यहां पे हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें, क्योंकि ये जो आई है वो मार्केट रिस्क के कारण स्पेकुलेशंस लगा रहा है कि मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा है और रिस्क को एवर्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तो इस सिनारियो में हमारी गवर्नमेंट को हिदायत दी जाती है कि काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी आपको बढ़ानी चाहिए या इंप्लीमेंट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर हम इस जी को, डेट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा पाएंगे तो क्या होगा, इससे कंजम्पशन भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा मार्केट में, जिससे इन दी एंड ये सपोर्ट करेगी जीडीपी को और आउटपुट गैप को मिनिमाइज करने में मदद करेगी। क्योंकि जब ये आपका वाई बढ़ेगा तभी तो इन दी एंड आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगी।
ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कोट करके हमको ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे हमारी जो ग्रोथ है इट कैन लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे 3 ईयर मेंशन किए गए हैं, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। देखो यहाँ पे ये माना जा रहा है पहले ईयर में कि गवर्नमेंट ने बोरो किया है और बोरो करके इन्वेस्ट कर दिया है उस पैसे को, डेट इज 100 रुपी। ठीक है, अब ईयर 2 में हमने ये देखा कि जो इस इन्वेस्टमेंट की यील्ड थी, और यील्ड क्या होती है, रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कितना रिटर्न आया 100 रुपए को खर्च करके, तो वो था 112 रुपए 8 पैसे। वहीं हमें पे कितना करना पड़ा, 100 रुपए जो हमने इन्वेस्टमेंट बोरो करके करा था उसके लिए हमको पे करना पड़ा 108 रुपए 8 पैसे एग्जाम्पल के तौर पे। तो फाइनली हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि हमने 100 रुपए पे कर 100 रुपए लेके 4 रुपए एड ऑन कर लिए। क्लियर हो रही बात, मतलब ये 108 रुपए 8 पैसे देने के बाद भी ये जो 4 रुपए है ये तो प्रॉफिट हो गया ना हमारा, तो हमने ये एड ऑन कर दिया इकोनॉमी में। तो इसी तरीके से अगर हम रिपीटेशन मैनर में इन्वेस्ट करते जाएं बोरो करके तो ये क्या बुरा है, एग्जैक्टली यही ये चीज समझाने की हमको कोशिश कर रहा है। फिर हमको इकोनॉमिक सर्वे बताने की कोशिश करता है एक कंपैरिजन कि देखो किस तरीके से इंडिया का जो IRGD है, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल, वो अदर कंट्रीज से बहुत कम है ओवर द लास्ट 25 ईयर्स। देख सकते हो आप IRGD इज लोअर फॉर इंडिया देन मेजर OECD इकोनॉमीज, जिसमें ये जो रेड वाला मार्क है ये आपको इंडिया के रिस्पेक्ट में ये वाला देखने को मिलेगा। तो यहां पे आप इसको चाइना के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, राइट। चाइना भी आपको ऑलमोस्ट जैसे यहां पे इसके पैरेलल मूव करता हुआ दिख रहा है। तो ये जो पूरी चीज है इसको आप देख सकते हो, यहां से जो आपको सर्कल बना के दिखाना चाह रहा है इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा IRGD नेगेटिव रहा है, मतलब कि ये शोकेस कर रहा है एग्जाम्पल विथ रिस्पेक्ट टू OECD इकोनॉमीज कि हमारी डेट बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है। फिर यहाँ पे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दिया हुआ है, उसको भी समझना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। देखो यहां पे हम डील क्या कर रहे हैं कि डज हायर ग्रोथ लीड टू लोअर डेट और लोअर डेट कॉज हायर ग्रोथ, मतलब कि हम कम कर्जा लें उससे हमारी ग्रोथ होगी या हम ज्यादा ग्रो करें तो हमारी डेट जो हमने ली है वो ऑलरेडी कम हो जाएगी। इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एक आर्ग्यूमेंट नेगेटिव दिया हुआ है, क्या, जो इसको सपोर्ट करता है कि देखो हायर डेट लीडिंग टू लोअर ग्रोथ इज एज फॉलोज, मतलब कि ये वो आर्ग्यूमेंट है जो ये बता रहा है कि आप जितनी ज्यादा डेट लोगे उतनी ही ज्यादा आपकी लोअर ग्रोथ होगी, क्योंकि इसका मानना ऐसा है कि हायर लेवल्स ऑफ पब्लिक डेट जो होती हैं, अब पब्लिक डेट मतलब जितना भी सरकारें कर्ज ले रही है, जितना भी पब्लिक डेट ज्यादा होगा इसका मतलब सरकारों को टैक्सेस ज्यादा वसूलना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सेस कलेक्ट करके ही सरकारें रीपे कर पाएगी ना उस लोन के इंटरेस्ट और उसका प्रिंसिपल अमाउंट इन फ्यूचर। तो जो जनता होगी उनके पास पैसा कम बचेगा, क्यों, क्योंकि टैक्सेस भरना पड़ेंगे। इस कारण से जो लाइफ टाइम वेल्थ है लोगों के पास वो क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, एग्जैक्टली वो कम हो जाएगी। तो अब पैसा कम हो जाएगा, टैक्स में जो भरना पड़ेगा उस कारण से लोगों का कंजम्पशन क्या होगा, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, लोगों के पास कंजम्पशन कम हो जाएगा, या मैं बोलूं लोगों की सेविंग कम हो जाएगी। इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी, लोअर एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड जैसे ही कम होगी, ये तो हम विशेष साइकिल देख ही चुके। क्लियर हो रही बात कि किस तरीके से फिर ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। तो अगर हायर पब्लिक डेट है तो आपकी निश्चित तौर पे जो ग्रोथ है वो आगे चल के रुकने वाली, ये इसने प्रूव कर दिया। मगर इसने एक चीज नेग्लेक्ट कर दी कि जैसे जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों की सेविंग्स भी बढ़ेंगी, या मैं यूं कह दूं कि लोग भी इतनी ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे कि जब टैक्सेस बढ़ाने की बात होगी तो वो इजीली पे आउट कर पाएंगे। तो यहां पे इस चीज को नेग्लेक्ट किया गया है। इसी कारण से यहां पे ऐसा माना गया है कि जितनी पब्लिक डेट बढ़ेगी उसमें प्राइवेट सेविंग्स अगर इंक्रीज नहीं हुई तो आगे चल के ये एक अपवर्ड प्रेशर डालेगी इंटरेस्ट रेट्स पे, क्योंकि जैसे मान लो प्राइवेट सेविंग्स अगर मार्केट में नहीं होगी या फिर बैंक्स के पास नहीं जाएगी तो क्या होगा, हमारी जो टोटल सेविंग्स है इकोनॉमी की वो कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट पे अपवर्ड प्रेशर पड़ेगा क्योंकि क्राउडिंग आउट इन्वेस्टमेंट हो गया ना। अब क्या है, बैंक्स के पास लैंड आउट करने के लिए पैसा नहीं है, तो
अगर किसी को लैंड आउट कर रही है कम पैसे को तो इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा देगी, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट वसूलेगी। तो एक क्राउडिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला जा सकता है, और ऐसा अगर हुआ तो एक ग्रोथ रेट को इंपैक्ट करेगा, मगर हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। यहां पे ये चीज हमने इसके पहले ही देख ली है कि किस तरीके से जो ग्रोथ रेट है वो अगर बढ़ती है तो हमारी जो डेट पेइंग कैपेसिटी है वो भी उसी के प्रोपोर्शनली बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे एक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का हमको एग्जांपल भी कोट कर दिया कि मान लो हम में से कोई नहीं मान रहा हो कि नहीं ये तो गलत बोल रहा है, तो उन्होंने बोला लो डेट सस्टेनेबिलिटी का एक एग्जांपल दे देते हैं कि किस तरीके से अगर हायर ग्रोथ होती है तो डेट सस्टेनेबल हो जाती है। अक्रॉस इकोनॉमिक क्राइसिस ओवर द लास्ट सेंचुरी, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है उस फिस्कल पॉलिसी का जो कि प्रोमिनेंट सेवियर बनी टू बैक इकोनॉमिक ग्रोथ। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से 1997 का एक शॉक लगा था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, जिसको एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस बोला जाता है। यहां पे ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो गई थी टू एन एवरेज ऑफ 5.3% इन रियल टर्म्स। डिस्पाइट दिस फॉल इन ग्रोथ लेवल्स, एक एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ने आके लॉन्च करी जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को अडॉप्ट किया गया, मतलब असेट क्रिएशन पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, मतलब कि जॉब्स क्रिएट की गई बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट असेट्स को क्रिएट करके मनी इन्फ्यूज करने की कोशिश कर रही है। तो यहां पे ये काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी बताती है कि कैसे एक फिस्कल पॉलिसी की डिटर्मिनेंट बन सकती है ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में आफ्टर अ ग्लोबल शॉक, जो कि इस पेंडेमिक को आप मान सकते हो। तो अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे हमको एविडेंस भी दिया हुआ है कि किस तरीके से इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज और एडवांस्ड इकोनॉमीज में डिफरेंस है। तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी सारी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपनी जीडीपी को बढ़ाया है हायर रेट से ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स, वहां पे जो रिलेशनशिप है बिटवीन द डेट एंड ग्रोथ वो ये बताता है कि क्लियर डायरेक्शन है कैजुअलिटी का, मतलब जहां पे भी हायर ग्रोथ हुई है वहां पे डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो कम हुआ है, जो कि एक अच्छी साइन है। मगर जहां पे भी इन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में देशों ने डेट कम करने की सोची है वहां पे जरूरी नहीं है, और वहां पे ऐसा नहीं देखा गया है कि ग्रोथ ज्यादा हुई हो। फिर एक क्वेश्चन आता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट का। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ऐसा समझ लें, फॉर एग्जाम्पल ये एक बैंक है, राइट, या इस बैंक की जगह आप मार्केट भी समझ सकते हो। अगर हम ऐसा समझ लें कि इस बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से जो गवर्नमेंट है वो पैसा बोरो करके फिस्कल स्टिमुलस के मेजर्स को या फिस्कल स्पेंडिंग को बढ़ा रही है, इसका मतलब यह है कि मार्केट में या बैंक्स के पास अब प्राइवेट सेक्टर को लैंड आउट करने के लिए जो पैसा होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर्स के लिए या तो ये पैसा कम हो जाएगा, या इसको ऐसा समझा जा सकता है कि ये जो भी अब पैसा उठाएंगे इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा इन लोगों को। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट is based on the notion that supply of savings in the economy is fixed। अब यहां पे ये जो आर्टिकल है या ये जो इशू है ये हमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हां, ऐसा जो आपने सोचा कि गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर कर देगी तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं आएगा, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कहां से लैंड करेंगे, इन्होंने ये बोला कि ये कंडीशन जब सही होती जब बैंक्स में जो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं उनके डिपॉजिट्स कांस्टेंट हो जाते, या मैं इसको यूं कह दूं कि जो लोगों की सेविंग्स है वो फिक्स्ड है। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे, तभी तो हम ऐसा बोल रहे हैं ना कि ये जो फिक्स्ड पैसा है इसको अगर गवर्नमेंट लेके खर्च कर देगी तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा ही नहीं बचेगा। मगर इन्होंने बोला कि जो सेविंग्स है लोगों की ये फिक्स नहीं है। इनफैक्ट जब गवर्नमेंट स्पेंड करने लगती है ऐसी सिचुएशन में तो प्राइवेट सेक्टर को और बूस्टअप मिलता है, क्योंकि यहां पे जो मार्केट सेंटिमेंट्स होते हैं वो मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव होते हैं। किस तरीके से? क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमारी गवर्नमेंट खर्चा करने लग जाएगी तो इन दी एंड होगी तो एग्रीगेट डिमांड जनरेट। इस एग्रीगेट डिमांड को बढ़ता हुआ देख के प्राइवेट सेक्टर भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएगा, न्यू मशीनरी स्टैब्लिश करेगा, और इन दी एंड फिर वापस से एक बार पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके यहां पे हाई ग्रोथ रेट को रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों आफ्टर टॉकिंग ऑल अबाउट द इंडियाज डेट, हमने ये तो देख लिया कि इंडिया की डेट कितनी
हो तो किस तरीके से ग्रोथ रेट हो सकती है। मगर अब इस डेट डायनामिक्स के इंप्लीकेशंस पढ़ने के बाद हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे इंडिया का डेट स्ट्रक्चर है ही कैसा, क्योंकि इतनी डेट के बाद हमें ये तो पता हो कि हमारा डेट कितना है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा पब्लिक डेट टू जीडीपी का जो रेशियो है ये बहुत ही कम है, सिग्निफिकेंटली लो है अगर इसको कंपेयर किया जाए हाई ग्लोबल डेट लेवल से। मतलब कि अगर क्रॉस कंट्री कंपैरिजन करें डेट लेवल का तो ये पॉइंट आउट करता है कि गवर्नमेंट का हमारी इन प्रपोर्शन टू जीडीपी बहुत ही कम डेट लेवल है। और इनफैक्ट पब्लिक डेट या फिर ओवरऑल डेट लेवल हम देखें तो ये 2003 के बाद तो और ज्यादा डिक्लाइन हुआ है एंड इट हैज बीन स्टेबल सिंस 2011, जो कि एक अच्छी न्यूज है हमारे सामने। तो यहां पे अगर हम टोटल डेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी को देखें तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जापान का इसमें कितना ज्यादा है, अमंग द टॉप ऑफ ऑल द कंट्रीज, और यहां पे इंडिया आ रहा है बिल्कुल नीचे यहां पे। तो इस तरीके से ये तो बात हो गई टोटल डेट की। अगर हम बात करना चाहें, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट डेट हमारी ज़्यादा होगी और प्राइवेट डेट बहुत कम होगी, तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि हमारी जो गवर्नमेंट डेट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और ऑफकोर्स हो भी नहीं सकती क्योंकि टोटल डेट ही कम है, और प्राइवेट डेट भी बहुत कम है। इनफैक्ट आपको अगर मैं इसमें भी डिवीजन बताने की कोशिश करूं तो हमारी गवर्नमेंट का जितना भी डेट है वो मेजोरिटी इंटरनल है, मतलब कि विद इन कंट्री, और एक्सटर्नल कम है। इसका मतलब क्या है कि इस इंटरनल के कारण जो इंटरेस्ट रेट की वॉलेटिलिटी होती है वो यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब हमें बाहर की करेंसी में पे नहीं करना है, तो ये एक और अच्छा सिग्नल है इंडिया के लिए। फिर हमसे यह पूछा जा सकता है डेट टू जीडीपी रेशियो के ट्रेंड में कि G20 OECD कंट्रीज के रिस्पेक्ट में इंडिया का कैसा डेट टू जीडीपी रेशियो है। तो जैसा कि आप यहां पे देख पाओगे कि हमारा सबसे लोवेस्ट है अमंग G20 या OECD कंट्रीज। G20 ब्रिक्स कंट्रीज के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इसमें भी हमारा लोवेस्ट है, जैसा कि आप रेड कॉलम में देख पा रहे हो इंडिया को सबसे नीचे, राइट। फिर अगर हमसे कोई ऑब्जेक्टिव में ये पूछ ले कि हमारी एक्सटर्नल डेट कितनी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो इट इज ओनली 2.7% ऑफ जीडीपी, राइट, जिसमें 5.9% जो है वो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज है। मतलब कि आउट ऑफ टोटल पब्लिक डेट 70% जो है इट इज हेल्ड बाय द सेंटर। और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की, तो जो डेट का डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इट इज डिजायरेबल। साथ ही साथ हमारा जो डेट पब्लिक डेट है उसकी मैच्योरिटी पीरियड बहुत लॉन्ग है। लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड का मतलब होता है कि हमने जो भी बॉन्ड्स इशू करे हुए हैं जिसके थ्रू हमने लोन लिया है, जैसे ये हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट इशू कर देती है बॉन्ड्स को, इन बॉन्ड्स को खरीद के लोग या जो भी क्लाइंट्स हैं वो गवर्नमेंट को दे देते हैं पैसा। अब यहां पे इनका जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा, इस मैच्योरिटी पीरियड में गवर्नमेंट हैज टू रीपे दैट अमाउंट। अब क्योंकि ये मैच्योरिटी पीरियड बहुत लंबा है, इसका मतलब गवर्नमेंट इस पैसे को बहुत लंबे टाइम तक यूज कर सकती है, जो कि एक बहुत अच्छा सिग्नल है। तो यहां पे हमको देखने को मिलेगा कि हमारा मैच्योरिटी पीरियड बहुत लॉन्ग है। प्लस इसके साथ अब मैं एक और चीज ऐड करता हूं, हमारा मैच्योरिटी पीरियड लॉन्ग तो है ही, यहां पे हमारा मेजोरिटी ऑफ जो पैसा हमने लिया हुआ है वो फिक्स्ड रेट पे लिया हुआ है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि अगर फ्लोटिंग रेट पे डेट होता तो इसकी वोलेटिलिटी पे अफेक्ट पड़ सकता था, राइट। तो हमारा फ्लोटिंग रेट डेट जो है इट इज लेस देन 5% ऑफ पब्लिक डेट, मतलब 5% से कम भी कम पैसा हमने फ्लोटिंग रेट डेट पे लिया हुआ है। तो इस तरीके से हमें देख सकते हैं कि हमारी जो रोल ओवर रिस्क है वो भी बहुत कम है, और बाहर का डेट कम है, तो बाहर के डेट पोर्टफोलियो से हमारी जो इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी है वो भी बहुत कम है। अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू समझना चाहें तो यहां पे आप देख सकते हो कि जनरल गवर्नमेंट की पब्लिक डेट जो है सेंटर की कितनी है, इसमें आप देख पा रहे हो 70%, हमेशा ज्यादा वाली होगी, और स्टेट की 30%। इस 70% में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट है, इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो जो एक्सटर्नल लायबिलिटी आपको यहां दिखाई हुई है जो ब्लू में, ये सिर्फ 6% है। मतलब कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट का 6% हमने बाहर से लिया है, बाकी पूरा 94% इंटरनल डेट है। फिर अगर हम मैच्योरिटी प्रोफाइल की बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की, तो वो आप यहां पे बहुत अच्छे से देख पाओगे
कि एक साल से जो कम की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कितनी कम है, यहां से आपको दिख रहा है, राइट। इसके बाद अगर उसमें भी स्पेसिफिकली मैं देखूं तो आप यहां दिखाना चाहूं तो आप यहां से देखो यहां पे जो एक साल से कम की है वो बहुत कम है, 1 से 4 पॉइंट मतलब 5 साल ये ज्यादा है, 5 से 10 साल ये और ज्यादा है, राइट। 10 से 20 साल ये भी ज्यादा है, भले ये 5 to 10 ईयर वाले से कम है, और 20 ईयर्स एंड अबव की फिर भी उससे भी कम है। मगर उसके बाद भी हमने देखा कि लॉन्ग टर्म अगर 10 साल वाले तक की हम देखें तो ये सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन अपने आप में लेके चल रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। फिर टोटल फ्लोटिंग रेट डेट की अगर हम बात करें एज अ परसेंटेज ऑफ पब्लिक डेट, तो हालांकि 2016 से लगातार अपवर्ड ट्रेंड में रहा है, मगर उसके बाद भी जो हमारा टोटल फ्लोटिंग रेट डेट है इट कॉन्स्टिट्यूट्स नियरली अबाउट 6% टुडे, ये हमने देखा। तो आपसे ट्रेंड पूछा जा सकता है कि हमारा जो फ्लोटिंग रेट डेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का एज अ परसेंटेज ऑफ पब्लिक डेट, क्या ये 2016 से लगातार बढ़ रहा है, तो उसका जवाब होगा हाँ। तो यहीं पे हमारा एक प्राइमरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट फिर से आएगा कि जब तक हमारा प्राइमरी डेफिसिट कम है हमारे मैक्सिमम थ्रेशोल्ड से, मतलब कि जब तक हम इतनी ग्रोथ कर पा रहे हैं कि हम पिछला इंटरेस्ट पेमेंट चुका पाए, तो प्राइमरी डेफिसिट जो है वो एक समय पे इतनी ज्यादा ग्रोथ रेट के सामने बहुत छोटा लगने लगेगा। प्राइमरी डेफिसिट इटसेल्फ विल डिक्रीज विथ हायर ग्रोथ रेट। क्यों? क्योंकि जैसे ग्रोथ रेट बढ़ेगी टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेंगे, टैक्स रेवेन्यूज जैसे ही बढ़ेंगे हम इंटरेस्ट पेमेंट कर पाएंगे, और उसी तर्ज पे प्राइमरी डेफिसिट कम हो जाएगा। फिर एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन का हमें अब आंसर मिलने जा रहा है दोस्तों, जो हम अभी तक परेशान हो रहे थे। जैसे कि हम ये मान के चल रहे थे कि अगर क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए, या मैं बोलूं प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि हमने देखा था कि अभी डर था ना हमको कि जनरल गवर्नमेंट जो है वो अगर ज्यादा कर्जा ले लेगी विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या होगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। तो ये देखा गया कि अगर ऐसा हो रहा होता कि जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी बढ़ा रही अपना और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे, तो ये क्या होना चाहिए था, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट ने डेट टू जीडीपी बढ़ाया वैसे ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम हो गए। इसको यहां पे दिखाया गया है, ये देखो प्राइमरी डेफिसिट टू जीडीपी ब्लू में दिख रहा है, ये देखो आप नीचे दिख रहा है आपको ये। वहीं नॉमिनल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो ये आपको इसके प्रोपोर्शनली देखने को मिल रही है। और साथ ही ये जो इंटरेस्ट रेट वाली बात मैं बता रहा था वो आप यहां से देख सकते हो, डेट टू जीडीपी रेशियो। अभी हमने ग्रोथ वाली बात देख ली, ठीक है, वो हमने ऊपर देख ली। और डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब ब्लू वाले के साथ में डेट टू जीडीपी है, इसका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट देखो, ये देखो इसके नीचे चल रहा है। तो मतलब हमने क्या देखा, वापस एक बार प्राइमरी डेफिसिट टू जीडीपी कहां देखा था, यहीं देखा था। इससे नॉमिनल ग्रोथ देखी तो वो ज्यादा हो रही है, मतलब हम ग्रोथ ज्यादा कर पा रहे हैं, तो प्राइमरी डेफिसिट का कोई दिक्कत नहीं है पे करने में। वहीं यहां पे क्या देखा कि डेट टू जीडीपी जैसे जैसे बढ़ रहा है, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। इस ग्राफ के थ्रू हम ये देख पा रहे हैं। फिर अगर कुछ डेट सिमुलेशंस की बात करें फैक्चुअल पॉइंट पे, तो रियल ग्रोथ रेट जो फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए प्रपोज की गई है, इट इज टेकन एज -7.7%। मॉस्पी का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसी के अंडर अब हमारी CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और NSSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। तो यहां पे जो रियल ग्रोथ रेट थी वो मैंने आपको बताई, रियल ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल 2022 इसको अज्यूम किया जा रहा है 11.5%, ये IMF के एस्टिमेट्स हैं। वहीं हमने हमारे बजट पार्ट में रिवाइज्ड एस्टिमेट मैंने आपको बताया था, बजट एस्टिमेट आपको बताया था, तो जनरल गवर्नमेंट डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 को लिया गया है 73.8% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। अगर प्राइमरी डेफिसिट की बात करें सेंट्रल स्टेट का मिला के, तो इसे अज्यूम किया गया है 6.8% ऑफ जीडीपी, ये हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तर्ज पे हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने की और समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से एक वेल डिजाइन एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी का स्टांस अगर हमारी गवर्नमेंट लेके आती है तो ये दो तरीके से इकोनॉमिक आउटकम्स में बेहतर परफॉर्म कर सकती है। पहला, पोटेंशियल ग्रोथ को बूस्टअप करने से,
जिसमें मल्टी ईयर पब्लिक इन्वेस्टमेंट पैकेजेस जो हम लेके आए उससे प्रोडक्टिविटी रेस की जाए और लोगों की जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हैं उसको फुलफिल किया जाए। इसमें एग्जांपल मैं देना चाहूंगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का। तो यहाँ पे सबसे पहला तो हमने ऑब्जेक्टिव ये देखा और इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को हम आगे भी और भी देखेंगे। साथ ही दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है लो वेज ग्रोथ ट्रैप। हमारी इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी रिस्क है कि हम लो वेज ग्रोथ ट्रैप में फंस सकते हैं एज हैपेंड इन जापान ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेकेड्स। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू, जो कि एक फ्रंट एंडेड फिस्कल स्पेंडिंग है, जो कि हाई पेइंग जॉब्स को क्रिएट कर रहा है और प्रोडक्टिविटी को बूस्टअप कर रहा है, जिस कारण से हम लो वेज ग्रोथ ट्रैप से बच सकते हैं। एट अ टाइम एक्सेसिव रिस्क एवर्जन इन द प्राइवेट सेक्टर, जो हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, जो किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस का बहुत ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहां पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट इस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी कैटलाइज कर सकता है और इस वर्चुअस साइकिल से हमारी इकोनॉमी को निकाल सकता है। सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। मैं इस लेक्चर को समअप करूंगा फ्रॉम द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और फाइनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जिसमें सेंटर का प्रोपोर्शन है 39% का शेयर, आई मीन इन्वेस्टमेंट, स्टेट 39% और प्राइवेट सेक्टर का 22%। इसी के साथ साथ इसमें एनर्जी, रोड्स, इरिगेशन, रूरल एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, मोबिलिटी, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इनिशिएट हो चुके हैं। जैसे अंडर इंप्लीमेंटेशन 44 लाख करोड़ आप देख सकते हो, प्लानिंग स्टेज पे 33 लाख करोड़ और बीइंग डेवलप्ड जो हो चुके हैं वो 22 लाख करोड़। तो इस तरीके से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू हम हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपने इस लेक्चर से बहुत चीजें सीखी होंगी, समझी होंगी। आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इन दी एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून्ड फॉर मी विथ मी फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स। थैंक यू।